ओके जी, हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक आज का, दैट इज थायराइड वर्टिकुलम। ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले मुझे आपसे मैं एक बात पूछता हूँ, मुझे ये बताएं कि जब हमारी बॉडी में थायराइड ग्लैंड डेवलप होता है तो वो किस जगह पे प्रेजेंट होता है? शाबाश। पहले ये तो बताएं कि जो हमारा थायराइड ग्लैंड होता है वो किस जगह पे प्रेजेंट होता है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक लाइफ, अगर हमारे पास फर्स्ट नहीं होगा, खत्म होगा, ये होगा। ठीक है, अब डिप्रेशन होगा। प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट होगा। ठीक है, या move जाता है, इधर चले जाते हैं। ठीक है। जो ब्रांड होता है, ये आप कैसे होता है, कहना हेल्प ऑफ ये क्या करें होता है। जो होता है, अच्छा जी, हम बात कर रहे थे थोराइड वर्टिकुलम की, मैं आपके साथ बात कर रहा था। इसको मैंने आपको सबसे पहले इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बताया कि जब हमारा थोराइड जो ग्लैंड होता है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक लाइफ, वो किधर प्रेजेंट होता है? वो हमारे बिलो द टंग प्रेजेंट होता है। विद द पैसेज ऑफ टाइम वो क्या करता है, वहां से मूव करता है, एंटीरियर नेक पे आता है। किधर जी? एंटीरियर नेक पे आता है। फिर आपसे पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी चीज है जो आपके टंग को कनेक्ट रखती है किसके साथ? थोराइड ग्लैंड के साथ आपको कनेक्ट रखी है। तो आपने बताना है वो क्या होता है, दैट इज थायरोग्लोसल डक्ट होती है हमारे पास। क्या होता है बेटा? थायरोग्लोसल डक्ट होती है हमारे पास। ठीक, इस डक्ट ने ना डिसअपियर होना है। जब ये डिसअपियर होगी तब भी क्या होगा कि जो हमारा थायराइड ग्लैंड है ना, वो किधर आएगा बेटा? वो एंटीरियर नेक पे आएगा। ठीक है, क्या बात मैंने आपको बताई? क्या होता है कि जो हमारा थायराइड होता है वो किधर प्रेजेंट होता है? वो बिलो द टंग प्रेजेंट होता है। वहां से वो मूव करता है, वो किधर आता है? माइग्रेट करता है, वो नेक पे आता है। ठीक है, जब वो नेक पे आता है तो फिर क्या करता है कि जो हमारे पास जो थायरोग्लोसल डक्ट होती है, ये क्या होनी होती है? डिसअपेयर होनी होती है, डिसअपेयर होनी होती है। फिर एक एमसीक्यूज आता है बेटा यहाँ पे, आपके पास पेपर में भी एमसीक्यूज पूछा गया है कि किस वीक पे जो हमारी थायरोग्लोसल डक्ट है वो डिसअपेयर होती है। तो आपने बताना है ये 8 से 10th वीक पे क्या होता है जी, ये वाली हमारी डक है ना, क्या होती है? डिसअपेयर हो जाती है। 8 से लेकर 10 वीक के अंदर क्या क्या होती है? इसने डिसअपेयर होना होता है। ठीक है, अगर ये डिसअपियर नहीं होती, अगर ये स्टिल परसिस्टेंट रहती है, तो इसकी वजह से क्या हो सकता है? तो आपने बताना है पेशेंट के अंदर क्या होगा? थायरोग्लोसल डक्ट सिस्ट बन जाएगी इस पेशेंट के अंदर। ठीक है, एक कंप्लीट टॉपिक है और पास पेपर में इसमें से जरूर एमसीक्यूज पूछा गया है। ये सर्जरी के साथ भी लिंक करता है, ये आपकी एम्ब्रियो के साथ भी लिंक करता है। किसके साथ लिंक करता है? सर्जरी के साथ भी लिंक करता है और एम्ब्रियो के साथ भी लिंक करता है। अब देखते हैं जी, अगर किसी बच्चे के अंदर क्या जी थायरोग्लोसल डक्ट सिस्ट है, तो इसकी वजह से क्या क्या हम इस पेशेंट के अंदर फीचर देख सकते हैं? आपने बताना है कि इस पेशेंट के अंदर क्या होगा। सबसे पहले आपने बताना है कि हमें एक मैस मिलेगा। ठीक है, अब वो मैस किधर मिलेगा? एंटीरियर मिड लाइन नेक मैस मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये नहीं भूलना। एंटीरियर इसमें जो मेन पॉइंट है ना, ये भूल आपने नहीं स्किप करना। एंटीरियर मिड लाइन नेक मैस मिलता है हमें, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा और हमें क्या इसके अंदर चीज मिलेगी?
आपने बताना है कि जब भी हम कोई चीज swallow करेंगे ना, कोई भी चीज, ठीक है, जब भी हमारी ये वाली स्वेलिंग होगी ना, क्या करेगी बेटा, ये मूव करेगी। ठीक है, ये जब कोई चीज निकलेगी जो हमारी स्वेलिंग है, ये क्या करेगी, मूव करेंगी। दो इंपॉर्टेंट बातें बता दी। तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि इसकी प्रोट्रूजन के साथ क्या होता है कि जो आपकी ये वाली एंटीरियर मिड लाइन नेक स्वेलिंग है ना, ये क्या करेगी, इसके साथ भी मूव करेगी। क्या क्या बातें मैंने इसके अंदर आपको बताई, मैं एक दफा दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि एंटीरियर मिड लाइन नेक मैश मिलेगा। अब मैश क्यों बन रहा है, क्योंकि जो आपकी थायरोग्लोसल डक्ट सिस्ट है, ये क्या हुई, ये डिसअपियर नहीं हुई। ठीक है, जब ये डिसअपियर नहीं हुई तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, एंटीरियर मिड लाइन नेक पे स्वेलिंग हो जाएगी। जब एंटीरियर मिड लाइन नेक पे बेटा स्वेलिंग हो जाएगी, तो इसकी वजह से क्या होगा, आपने बताना है, आप जब भी कोई चीज निगलोगे, निगलने की वजह से क्या होगा कि जो आपकी स्वेलिंग है वो क्या करेगी, मूव करेगी। क्यों, आपको आवाज नहीं आ रही, आवाज आ रही है बेटा? यार आज एक बस ये आज स्वेलिंग है वो क्या करेगी, मूव करेगी। ठीक है, और जब हम टंग की प्रोट्रूजन करेंगे, इसके साथ क्या करेगी, जो हमारा मैस है वो क्या करेगा, इसके साथ बेटा मूव करेगा। ठीक है, ये इसका पैथोगनोमिक फीचर है। वो आपसे पूछे व्हाट इज द पैथोगनोमिक फीचर, अगर वो आपसे ऐसे पूछे व्हाट इज द पैथोगनोमिक फीचर ऑफ थायरोग्लोसल डक्ट सिस्ट, ये कौन सा होता है आपके पास, तो आपने बताना है वो क्या होगा, हमारा प्रोट्रूजन ऑफ टंग पे जो मैस है वो क्या करेगा बेटा, मूव करेगा। ठीक है, वो क्या करेगा, एंटीरियर नेक पे जो मैस है वो क्या करेगा, इसके अंदर मूव करेगा। ठीक है, तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता दिए। अच्छा जी, इसमें एक और बात इंपॉर्टेंट लिखते जाएं। वो पूछता है कि अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर कोई ये थायरोग्लोसल डक्ट थी, अगर इसने डिसअपियर होना था, तो ये डिसअपियर होके किस चीज के अंदर आगे चेंज होती, शाबाश को बच्चा बताएगा व्हाट इज द रेमिनेंट ऑफ थायरोग्लोसल डक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये भी आपने इसके अंदर से स्किप नहीं करना। शाबाश को बच्चा बताएगा। आपने बताना है कि जो इसका रेमिनेंट होता है वो हमारे पास क्या होता है, दैट इज फोरामेन सीकम। ठीक है, क्या होता है हमारे पास, एक फोरामेन के अंदर चेंज हो जाती है, दैट इज फोरामेन सीकम। ये इसका क्या है बेटा, रेमिनेंट है। ये भी आपने इसके अंदर याद रखना है। ठीक है, ये सारे इसके इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर से 8 से 10 वीक के अंदर आपकी डक्ट ने डिसअपियर होना था, क्या किस चेंज होना था, आपने बता दी फोरामेसिकम के अंदर वो आगे चेंज हो जाती है। ठीक है, अगर ये डिसअपियर ना हो, स्टिल हमारे पास सिस्ट इसके अंदर परसिस्टेंट रहे, तो इसकी वजह से क्या हो सकता है कि हमें मिड लाइन नेक इसके अंदर स्वेलिंग मिलेगी इस पेशेंट के अंदर। ठीक है, साथ आप कुछ चीज निगलोगे, ठीक है, swallow करोगे, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो आपका मैस है वो मूव करेगा। जब आप टंग की प्रोट्रूजन करोगे, तो इसकी वजह से भी क्या हो सकता है कि जो हमारा मैस है वो क्या करेगा, मूव करेगा। इसके अलावा आगे चलते हैं जी। वो पूछता है कि जो हमारे थॉराइड ग्लैंड की थोड़ी सी बात करें, थॉराइड ग्लैंड में हमारे पास एक सेल पड़े होते हैं, दैट इज फॉलिक्यूलर सेल। ठीक है, कौन से होते हैं जी, फॉलिक्यूलर सेल पड़े होते हैं। वो पूछता है कि ये किससे बनते हैं, कहाँ से ड्राइव होते हैं, तो आपने बताना है जी ये हमारे एंडोडर्म से ड्राइव होते हैं। किधर से ड्राइव होते हैं, एंडोडर्म से ड्राइव होते हैं। उसके अलावा वो पूछता है कि जो हमारे पास पैराफॉलिकुलर सेल है, ये किधर से बेटा ड्राइव होते हैं, तो आपने बताना है ये हमारे पास फोर्थ फ्रेंजियल पाउच से होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। ये जब मैं खुद एग्जाम दे रहा था और मैं तैयारी कर रहा था, ये मैंने एक जगह पे एमसीक्यूज देखा था, मुझे बड़े अच्छे से याद है। फोर्थ फ्रेंजियल पाउच से क्या होता है कि हमारे पास जो पैराफॉलिकुलर सेल है वो डेवलप होते हैं। यहाँ तक को बात कुछ चीज अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आई तो मेरे से पूछ ले, मैं एक दफा दोबारा बता देता हूँ कि जो हमारे पास जो थॉराइड ग्लैंड होता है वो टंग के साथ कनेक्ट होता है विद द हेल्प ऑफ थायरोग्लोसल डक्ट। ठीक है, नॉर्मली क्या होना होता है कि जो आपकी डक्ट होती है वो आगे डिसअपेयर होकर किसके अंदर चेंज होती है, फोरामेन सीकम के अंदर चेंज होती है। किस वीक पे होती है, आपने बताना 8 से 10 वीक के अंदर होती है। ठीक है, फिर अगर आपसे पूछा जाए कि अगर ये डिसअपियर नहीं होती तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, आपने बताना इसकी वजह से थायरोग्लोसल डक्ट सिस्ट हो सकती है पेशेंट के अंदर। अगर किसी पेशेंट के अंदर थायरोग्लोसल डक्ट सिस्ट बन गई है तो इसके क्या क्या क्लिनिकल फीचर है, हमें क्वेश्चन कैसे वो एग्जामिनर देगा, वो बताएगा कि आपके पास क्या है कि एक पेशेंट आया, उसके क्या एंटीरियर मिड लाइन नेक पे स्वेलिंग है। जब आप क्या करता है कि वो कोई चीज निकलता है या जुबान बाहर निकालता है, प्रोट्रूजन ऑफ टंग करता है, तो इसकी वजह से क्या है कि जो स्वेलिंग है वो क्या करती है बेटा, मूव करती है। वट इज मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, तो आपने बताना इस पेशेंट के अंदर क्या है, थायरोग्लोसल डक्ट सिस्ट इस पेशेंट के अंदर हो गई है। ठीक है, अब हम अगर इस सिस्ट को रिमूव करते हैं ना, तो रिमूवल की वजह से क्या होगा कि हम इसके साथ थॉराइड ग्लैंड को भी रिमूव कर देंगे थोड़ा बहुत। तो जब हम थॉराइड ग्लैंड को रिमूव कर देंगे तो इसकी वजह से पेशेंट के अंदर क्या हो सकता है, आपने बताना है हाइपोथायराइडिज्म इस पेशेंट के अंदर हो सकता है। ठीक है, हमारा छोटा सा एक टॉपिक दैट इज थायरोग्लोसल डक्ट सिस्ट। अब मैं आपको थोड़े से इसके ना एमसीक्यू दिखा देता हूँ आपको, ताकि तसल्ली हो जाए कि जो हमने पढ़ा है वो बिल्कुल ठीक पढ़ा है। अच्छा जी,
आगे ये देखें जी, सबसे पहले ये देखें, मैंने आपको जो एमसीक्यूज दिखाया, अब थोड़ा सा ना आंखें आंखें खोल के आपने यहाँ पे बैठना है, ये थोड़े से एमसीक्यूज पे आपने फोकस करना है। एग्जामिनर यहाँ पे लिखता है कि जो हमारे पास क्या है जी, द थोरोग्लोसल डक्ट नॉर्मली डिसअपियर बाय, किस वीक पे डिसअपियर होती है, तो आपने बताना है 8 से 10th वीक पे क्या होती है बेटा, ये डिसअपियर होती है हमारे पास, ठीक है। क्या होती है जी, 8 से 10th वीक पे हमारे पास क्या होती है, डिसअपियर। ये एक पास पेपर का आपका एमसीक्यूज था। वो पूछता है कि मोस्ट कॉमन साइट ऑफ थायरोग्लोसल डक्ट सिस्ट कौन सी है, कि अगर हमारे पास जो थायरोग्लोसल डक्ट सिस्ट बनती है, ये किधर बनती है। मैंने आपको बताया था कि ये बिलो द टंग बनती है, शाबाश। बिलो द टंग क्यों, क्योंकि आपका जो थॉराइड ग्लैंड है वो किसके साथ अटैच होता है, वो आपके टंग के साथ अटैच होता है, जिसको आप क्या बोलते हो, लिंगुअल थॉराइड भी बोलते हो कि नहीं बोलते। तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि ये इंफ्राहायोइड हो सकती है, ठीक है। बिलो द टंग हमारे पास कौन सी बोन होती है, हायोइड बोन नहीं प्रेजेंट होती, जो सामने आपके गले पे जो बोन बिल्कुल सामने जो प्रोमिनेंट होती है, वो कौन सी होती है, हायोइड बोन होती है। और किधर प्रेजेंट होती है, वो टंग के बिल्कुल नीचे प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास जस्ट बिलो द हायोइड बोन, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा हमारा। फिर आगे चलते हैं, थोड़े से हम क्लिनिकल एमसीक्यूज देख लेते हैं। ये तो आसान आसान से छोटे छोटे से एमसीक्यूज थे। अब हम अपने एग्जाम की बात करते हैं, ये आपके एनाटॉमी और एम्ब्रियो में से पूछे जाते हैं। अब थोड़ा सा इसको क्लिनिकली आगे लेके चलते हैं। अच्छा जी, एग्जामिनर यहाँ पे लिखता है कि 7 year old चाइल्ड प्रेजेंट विद द पेनलेस मिड लाइन नेक स्वेलिंग जस्ट बिलो द हायोइड बोन, द स्वेलिंग मूव अपवर्ड ऑन टंग प्रोट्रूजन, ठीक है। जब उसने क्या किया कि टंग को प्रोट्रूड किया, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जो स्वेलिंग थी उसकी मूव की, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात। दूसरी उसने यहाँ पे क्या लिखी है कि जब पेशेंट कोई चीज क्या करता है, स्वॉलो करता है, तो उसकी वजह से पी क्या है कि जो उसकी स्वेलिंग है वो क्या कर रही है, मूव कर रही है। वट इज मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, तो आपने बताना इस पेशेंट के अंदर क्या होगा, दैट इज थारोग्लोसल डक्ट सिस्ट, इसका आंसर होगा हमारे पास क्या होगा, थारोग्लोसल डक्ट सिस्ट, इसका क्या होगा मेरे पास करेक्ट ऑप्शन होगी, ठीक है। उसकी मैंने आपको रीजन बता दी, क्यों, क्योंकि आपकी जो स्वेलिंग है वो किधर पड़ी होती है, वो एंटीरियर मिड लाइन नेक पे पड़ी होती है हमारे पास, ठीक है। तो इसीलिए आपने बताना है कि इसके अंदर क्या हमारे पास सही ऑप्शन होगा, थारोग्लोसल डक्ट सिस्ट। अच्छा जी, उसके अलावा अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब देखिए कि जो हमारे पास जो थारोग्लोसल डक्ट सिस्ट पड़ी होती है ना, अब आपको पता है कि एक सिस्ट पड़ी है, अब एक आपके पास मैश पड़ा हुआ है, क्या इसके अंदर, क्या आप मुझे ये बताएं कि इजीली इस पेशेंट के अंदर इन्फेक्शन हो सकता है, उस सिस्ट के ऊपर, उस स्वेलिंग के ऊपर इजीली कोई पैथोजन आके अटैक कर सकेगा, शाबाश। अगर किसी पेशेंट के अंदर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हुआ, तो क्या वो स्वेलिंग को इन्वॉल्व करेगा, डेफिनेटली वो उसको इन्वॉल्व करेगा, ठीक है जी। अब इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि एग्जामिनर ने ये वाला एमसीक्यू हमें कैसे दिया है। एग्जामिनर बताता है जी, 10 year old boy has a midline neck swelling which became painful and the erythematous after the upper respiratory tract infection. What is most likely complication? देखें, जो इसने यहाँ पे बता दिया कि एरिथमाटस हो रही है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात, जिसको आप क्या बोलते हो जी, ये रेडनेस को हम एरिथमाटस को रेडनेस बोलते हैं। उसके अलावा दूसरी चीज उसने यहाँ पे क्या बता दी, पेन। ये दोनों क्या है हमारे पास, बेसिकली ये दोनों हमारे पास इन्फ्लामेटरी मार्कर्स हैं, ठीक है। क्या दी हमारे पास, ये इन्फ्लामेटरी मार्कर्स हैं। तो जब वहां पे इन्फ्लामेशन होगी, तो क्या मुझे ये बताओ कि इसकी वजह से इन्फेक्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता, शाबाश। क्या इसकी वजह से इन्फेक्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो आपने बताना इसकी वजह से क्या होगा हमारे पास, इन्फेक्शन होगा। ऑप्शन में देखते हैं जी, हमें मिलता है क्या इसकी वजह से हेमरेज हो सकता है, नहीं हो सकता। सिस्ट की वजह से कैसे कैसे होगा, क्या आगे मेलिग्नेंट फॉर्म में चेंज हो सकती है, अभी नहीं हो सकती। क्या इसकी वजह से एयर होगी, क्यों, क्योंकि इतनी बड़ी हमारे पास स्वेलिंग होती नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारे पास, आपने बताना इसकी वजह से क्या हो सकता है जी, इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है जी। आगे चलते हैं जी। आगे एग्जामिनर लिखता है कि 25 year old पेशेंट प्रेजेंट विद द मिड लाइन नेक स्वेलिंग, ये आपके सारे सर्जरी के साथ एमसीक्यूज हैं। फाइन निडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी शो द पेपिलरी कार्सिनोमा, द कार्सिनोमा मोस्टली अराइज फ्रॉम, देखें जी, जब हम पढ़ेंगे ना थॉराइड कैंसर पढ़ेंगे, उस उसमें हमें एक कैंसर मिलता है, दैट इज पेपिलरी कार्सिनोमा। कौन सा आता है हमारे पास बेटा, पेपिलरी कार्सिनोमा होता है। पेपिलरी कार्सिनोमा वाले पेशेंट के अंदर वो आपसे पूछता है कि अगर उसके अंदर क्या है कि पेपिलरी कार्सिनोमा हो रहा है, तो वो हो क्यों रहा है। आपने बताना वो थायरोग्लोसल डक्ट सिस्ट की वजह से हो रहा है। उसकी रीजन पता क्या है, जो आपका पेपिलरी कार्सिनोमा होता है, एक तो वो होता है बच्चों में, किसके अंदर होता है बेटा, वो बच्चों में होता है, ठीक है। दूसरा वो होता किस वजह से है, आपने बताना कि ऑलरेडी कोई स्वेलिंग हमारे पास पड़ी है, ऑलरेडी कोई मैस पड़ा है, वो आगे किसके अंदर चेंज हो जाएगा, उसके ऊपर इन्फेक्शन हुआ, वो पहले उसके अंदर मेटाप्लेजिया हुआ, मेटाप्लेजिया के बाद वो आगे डिस्प्लेजिया में चेंज हुआ, और उसने क्या करवा दिया पेशेंट के अंदर, कैंसर करवा दिया, ठीक है। ये रिलेटेड टू सारे आपके सर्जरी के एमसीक्यूज थे। जब हम सर्जरी में ये वाला आपको टॉपिक डिस्कस कराएंगे, वो हम कंप्लीट डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक को बात कोई चीज अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आई तो मेरे से पूछ ले, वरना आगे कंटिन्यू करते हैं, शाबाश। हाँ जी, क्लियर है। ओके जी, क्लियर है। मैं आपको वहां पे सारा टॉपिक दोबारा अगेन इसको क्लियर, वहां पे ना थायरोग्लोसल डक्ट सिस्टम हम पढ़ेंगे सर्जरी के अंदर, तब मैं आपको करवाऊंगा वहां पे डिटेल। अब आगे चलते हैं थोड़ी सी फिजियोलॉजी की तरफ, ठीक है। अब फिजियोलॉजी स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़े से हार्मोन्स पता होने चाहिए। जब हम हार्मोन्स आपको पता होंगे तो फिर ही आपको आगे डिटेल में समझ में आएगी, ठीक है।
हमारे पास क्या होता है जी बेटा, हमारे पास होता है जी हाइपोथैलेमस होता है, ठीक है, जो हमारा मेन सेंटर होता है, ठीक है। हाइपोथैलेमस के बाद हमारे पास क्या आता है जी, एंटीरियर पिट्यूटरी एक होता है, और दूसरा हमारे पास क्या होता है जी बेटा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है, ठीक है। ये ऐसे करके बनता है हमारे पास, ठीक है, ये ऐसे करके, ठीक है, ये ऐसे करके हमारे पास क्या बनता है जी, इंटीरियर पिट्यूटरी बनता है, हाइपोथैलेमस मैंने बनाया है। इसको बस समझ लीजिएगा, अब जैसे भी टूटी फूटी डायग्राम बनी है। हाइपोथैलेमस होता है, यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, ये मेरे पास इंटीरियर पिट्यूटरी पड़ा हुआ, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी पड़ा हुआ। अब देखिए वो बताता है कि अब ऐसे कौन से हार्मोन्स हैं जो आपके किधर से बनते हैं, वो एंटीरियर पिट्यूटरी से बनते हैं, ठीक है। अगर आपको ये पता होगा तो फिर ही आपको सारी बातें आगे समझ में आएंगी। आपने बताना इसके अंदर हमारे पास कौन कौन सी चीजें आती हैं। एक आता है हमारे पास थोराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसके अंदर आता है। दूसरा हमारे पास कौन सा आता है जी, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आता है। तीसरा कौन सा आता है जी, हमारे पास लुटेनाइजिंग हार्मोन होता है। चौथा हमारे पास क्या कौन सा होता है, एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन हमारे पास होता है, ठीक है। और इसके अलावा कौन कौन से हो सकते हैं, आपने बताना जी। प्रोलैक्टिन भी हमारा किधर से ये सिक्रीट होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होता है, शाबाश। उसके अलावा फिर आप बताएं जी, और कौन सा हमारा हार्मोन है जो इंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होता है। आपने बताना जो हमारे पास ग्रोथ हार्मोन है वो भी किधर से आता है बेटा, वो भी हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज हो रहा होता है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी की। अब किसी बच्चे को अगर ये सारे याद नहीं होते ना, कोई बच्चा कहता है कि सर मुझे इनके नाम भूल जाते हैं, ये मुझे याद नहीं होते, इसका आसान तरीका याद करने का पता क्या है, दो हार्मोन है जो आपके किधर से स्क्रीट होते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से होते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं हमारे पास, आपने बताना है, दैट इज एंटी ये डायूरेटिक हार्मोन, ये एडीएच होता है हमारे पास, ठीक है, जिसका दूसरा नाम क्या है, वेजोप्रेसिन भी हम इसको बोलते हैं, ठीक है। दूसरा हार्मोन हमारे पास कौन सा होता है, दैट इज ऑक्सीटोसिन। ये दो याद कर लो, रेस्ट ऑफ ऑल हमारे पास किधर जाएंगे, हमारे पास एंटीरियर पिट्यूटरी में जाएंगे, ठीक है। किधर जाएंगे, एंटीरियर पिट्यूटरी में जाएंगे। क्या मैंने बताया कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी में कौन कौन सी चीजें आती हैं, आपने बताना है कि वेजोप्रेसिन आता है, और दूसरा हमारे पास कौन सा होता है, ऑक्सीटोसिन होता है, ठीक है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर, एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बेटा आता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आता है, लुटेनाइजिंग हार्मोन आता है, एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन आता है, प्रोलैक्टिन आता है, और कौन सा आता है, ग्रोथ हार्मोन होता है हमारे पास, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ तक सारी बातें क्लियर है, शाबाश। यहाँ तक बात समझ में आ रही है कि बस ऊपर से गुजर रही है। हाँ जी, ओके जी। अच्छा जी, अब इसमें से ना हम मेन हार्मोन को डिस्कस करते हैं, किसको आज जो हमने मेन हार्मोन डिस्कस करना है, दैट इज सबसे पहले डिस्कस करते हैं जी प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन का फंक्शन क्या है, ठीक है, इसको डिस्कस करते हैं। फिर उसके बाद देखेंगे जी इसकी पैथोलॉजी क्या है, इसको देखेंगे। फिर इसके साथ ही हम क्या करेंगे, इसके अंदर जितनी इसकी मेडिसिन है ना, उसको भी सारा यहाँ पे हम कवर करेंगे, ठीक है। प्रोलैक्टिन को सारा आज हम कवर करते हैं जी, जो हमारा मेन टॉपिक है जी वो आज का प्रोलैक्टिन है। बाकी तो सिर्फ स्टार्टअप ही था जितना भी था। अच्छा जी, प्रोलैक्टिन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आपके पास ऐसा कौन सा हार्मोन है जो स्टिमुलेट करता है, जो होमोलोगस इन नेचर है आपके प्रोलैक्टिन के, शाबाश। हाँ जी, कोई बच्चा बताएगा ऐसा कौन सा हार्मोन है जो आपके प्रोलैक्टिन को सिक्रीट करता है, जल्दी जल्दी बताएं, सोच के बताइएगा, शाबाश। एक तो ग्रोथ हार्मोन एनालॉग है, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक बताया। उसके अलावा मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि बेटा प्रोलैक्टिन हार्मोन को रिलीज कौन करता है, शाबाश। हाँ जी, प्रोलैक्टिन हार्मोन को रिलीज कौन करता है, सोच के बताएं, प्रोलैक्टिन को कौन रिलीज करता है ग्रोथ हार्मोन के अलावा, शाबाश। फिर आगे इसके मैं आपको फंक्शन बताता हूँ कि क्या क्या इसके फंक्शन है। हाँ जी, चलो तुक्का लगा दो। चलो मैं बताता हूँ। हमारे पास हाइपोथैलेमस में क्या पड़ा होता है, थायरोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन पड़ा होता है, ठीक है, शाबाश फजीहा। थायरोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन क्या करता है, ये हमारा किधर पड़ा हुआ है, शाबाश बिलाल, हाइपोथैलेमस में पड़ा हुआ है, ठीक है। थायरोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन आगे हमारा किधर जाएगा, एंटीरियर पिट्यूटरी पे जाएगा, ठीक है। एंटीरियर पिट्यूटरी पे हमारे पास एक सेल पड़े होते हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को तो ये स्क्रीट करेगा ही करेगा। इसके अलावा हमारे पास एक सेल पड़े होते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर, शाबाश। तो बच्चा नाम बताएगा उसका, प्रोलैक्टिन, जहां से आपका बनता है, जहां से स्क्रीट होता है, शाबाश। कौन से सेल पड़े होते हैं हमारे पास, दैट इज लेक्टोट्रॉप सेल पड़े होते हैं हमारे पास। कौन से सेल पड़े होते हैं, लेक्टोट्रॉप सेल हमारे पास पड़े होते हैं, किधर पड़े होते हैं, हमारे पास एंटीरियर पिट्यूटरी में पड़े होते हैं। थोराइट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन रिलीज हुआ, एंटीरियर पिट्यूटरी पे आया, वहां पे उसने क्या किया, लेक्टोट्रॉप को स्टिमुलेट किया। जब लेक्टोट्रॉप को स्टिमुलेट किया एंटीरियर पिट्यूटरी से, अब देखते हैं कि प्रोलैक्टिन करता क्या क्या बॉडी में। ये तो आपका थोड़ी सी एनाटॉमी थी जो मैंने प्रोलैक्टिन की आपको बता दी। अब बात करते हैं जी फंक्शन की, बात करते हैं, शाबाश। देखते हैं जी प्रोलैक्टिन का फंक्शन क्या होता है।
शाबाश। क्या मैं इसके अंदर लिख सकता हूँ कि ये हमारे पास लेक्टोजेनेसिस करवाता है? हाँ जी, क्या मैं लिख सकता हूँ ये लेक्टोजेनेसिस करवाता है? अब लेक्टोजेनेसिस बेसिकली होता क्या है, आपने बताना है कि क्या करता है हमारे पास, मिल्क की प्रोडक्शन करवाता है। ठीक है, क्या करता है बेटा, मिल्क की प्रोडक्शन करवाता है। एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे होगी। दूसरी, उसके अलावा ये क्या करता है हमारे पास, स्पर्मेटोजेनेसिस को इनहिबिट करवाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये अब कुछ बच्चों के बाउंसर जाएगा और कुछ को समझ आ जाएगा। क्या करवाता है कि जो आपकी स्पर्मेटोजेनेसिस है उसको क्या करवाता है, ये इनहिबिट करवाता है। किसके अंदर, मेल के अंदर। ठीक है, और जो हमारे पास क्या होती है, फीमेल है, उसके अंदर ये क्या करवाएगा, आपने बताना है फीमेल के अंदर ये क्या करवाएगा कि ये ओव्यूलेशन को होने नहीं देगा। किसको नहीं होने देगा, ओव्यूलेशन को इनहिबिट करेगा। दो बातें यहाँ पे होगी, मेल के अंदर इसने क्या किया, स्पर्मेटोजेनेसिस को इनहिबिट किया। फीमेल के अंदर इसने क्या किया, फीमेल के अंदर इसने क्या किया, ओव्यूलेशन को इनहिबिट किया। अब ये सारी चीजें बेटा ये कैसे करवा रहा है, एक तो डायरेक्ट क्या किया इसने, लैक्टोट्रॉप को स्टिमुलेट किया और लैक्टोजेनेसिस करवाना शुरू कर दी, मिल्क की प्रोडक्शन शुरू कर इसने कर दी फीमेल के अंदर। ठीक है, अब देखते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस को कैसे इनहिबिट करता है और ये ओव्यूलेशन को कैसे इनहिबिट करता है। अगर तो फॉर एग्जांपल देखो बेटा, किसी पेशेंट के अंदर क्या हुआ कि प्रोलैक्टिन का लेवल बहुत ज्यादा हाई हुआ। ठीक है, क्या हुआ कि प्रोलैक्टिन का लेवल बहुत ज्यादा हाई हुआ, इसने क्या करना है, इसने आपके पास जो गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन पड़ा होता है ना, इसने उसको क्या करना है, इनहिबिट करना है। क्या करना है, इनहिबिट करना है। इन शॉर्ट कहने की बात यह है, प्रोलैक्टिन इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, प्रोलैक्टिन बॉडी में ज्यादा हुआ, गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन कम हो गया। ठीक है, जब आपकी बॉडी में गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन कम हो गया तो मुझे ये बताओ, क्या अब इस पेशेंट के अंदर आगे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और लुटेनाइजिंग हार्मोन जो हाइपोथैलेमस से गोनाडोट्रोपिक रिलीज होता था और एंटीरियर पिट्यूटरी पे आके इनको रिलीज करवाता था, क्या अब ये रिलीज होंगे? शाबाश। क्या इसके अंदर अब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और लुटेनाइजिंग हार्मोन बनेंगे? नहीं बनेंगे। तो जब बेटा इसके अंदर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और लुटेनाइजिंग हार्मोन नहीं बनेंगे तो क्या इस फीमेल के अंदर ओव्यूलेशन होगी? शाबाश। क्या इस पेशेंट फीमेल के अंदर ओव्यूलेशन होगी? इस पेशेंट के अंदर क्या होगा, ओव्यूलेशन नहीं होगी। अगर आपका क्या हुआ, प्रोलैक्टिन का लेवल बहुत ज्यादा हाई हुआ। ठीक है, अभी देखते हैं वो कौन सी ऐसी डिजीज है जो प्रोलैक्टिन का लेवल ज्यादा करती है बॉडी में। इसने क्या किया बेटा, आपकी ओव्यूलेशन को इनहिबिट कर दिया। एक इंपॉर्टेंट बात हमने यहाँ पे देख ली। आगे चलते हैं। मैंने आपको बताया था कि मेल के अंदर क्या करता है जी, स्पर्मेटोजेनेसिस को इनहिबिट करता है। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस को इनहिबिट करता है और टेस्टोस्टेरोन के लेवल को मेल के अंदर क्या करता है बेटा, ये कम करता है। अब देखते हैं जी कैसे टेस्टोस्टेरोन के लेवल को ये कम करेगा। अगेन वही बात, प्रोलैक्टिन का लेवल ज्यादा हुआ। जब प्रोलैक्टिन का लेवल ज्यादा हुआ तो गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन का लेवल कम हुआ। जब गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन का लेवल कम हुआ तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बना नहीं, लुटेनाइजिंग हार्मोन बना नहीं। जब ये लुटेनाइजिंग हार्मोन बनेगा नहीं तो मुझे ये बताओ, क्या इस पेशेंट के अंदर टेस्टोस्टेरोन बनेगा? शाबाश। क्या मेल वाले पेशेंट के अंदर टेस्टोस्टेरोन बनेगा? नहीं बनेगा। अब जब मेल के अंदर बेटा टेस्टोस्टेरोन नहीं बनेगा तो मुझे ये बताओ, क्या इस पेशेंट के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस सही से होगी? मेल के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस इस पेशेंट के अंदर नहीं होगी। तो जब इस पेशेंट के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस बेटा नहीं होगी, अगर प्रोलैक्टिन का लेवल बहुत ज्यादा हाई है, तो क्या मैं ये बात लिख सकता हूँ कि अगर उसका परसिस्टेंट प्रोलैक्टिन का लेवल ज्यादा रहा तो ये पेशेंट के अंदर इनफर्टिलिटी भी करवा सकता है, मेल के अंदर भी करवा सकता है और फीमेल के अंदर भी करवा सकता है? हाँ जी, क्या मैं ये बात यहाँ पे लिख सकता हूँ, ये पेशेंट के अंदर इनफर्टिलिटी भी करवा सकता है? आपने बताना है क्या करेगा, पेशेंट के अंदर इनफर्टिलिटी भी करवा देगा। ठीक है, ये सारी बातें आपने याद रखनी है। क्या मैंने आपको बताया कि इनहिबिट ओव्यूलेशन को इनहिबिट करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस को इनहिबिट करता है, कैसे करता है, गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन को बॉडी में ज्यादा करवा के ये सारी चीजें कर रहा होता है। ठीक है, ओके जी। अब आगे आगे देखते हैं। अब ऐसी कौन सी चीजें हैं कि जो आपके प्रोलैक्टिन के लेवल को बॉडी में ज्यादा करती हैं? ठीक है, आपने बताना है कि अगर हमारे पास कोई पेशेंट है, वो क्या ले रहा है, एक ड्रग ले रहा है, दैट इज डोपामीन एंटागोनिस्ट ले रहा है। ठीक है, क्या ले रहा है जी, डोपामीन एंटागोनिस्ट ड्रग ले रहा है। अब एंटागोनिस्ट का क्या मतलब होता है कि डोपामीन के अगेंस्ट जो ड्रग ली जाती है। एक और बात आपने अब यहाँ पे याद रखनी है कि जब भी क्या होता है कि किसी पेशेंट के अंदर डोपामीन का लेवल ज्यादा होता है ना, डोपामीन का लेवल ज्यादा होता है तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये क्या करता है, बॉडी के अंदर प्रोलैक्टिन के लेवल को बेटा क्या करता है, कम करता है। क्या करता है जी, डोपामीन क्या करता है, प्रोलैक्टिन के लेवल को कम करता है। ये भी एक दूसरे के क्या काम करते हैं बेटा, इनवर्सली काम करते हैं। ठीक है, अगेंस्ट काम कर रहे होते हैं एक दूसरे के। अब वो पेशेंट ऐसी ड्रग ले रहा है जो क्या कर रहा है, ये एंटागोनिस्ट ले रहा है जो क्या कर रहा है, बॉडी में डोपामीन के लेवल को कम कर रहा है। क्या कर रहा है जी बेटा, डोपामीन के लेवल को कम कर रहा है, एंटागोनिस्ट ड्रग ले रहा है। अब वो एंटागोनिस्ट ड्रग हमारे पास कौन कौन सी हो सकती हैं, आपने बताना है जी। इसके अंदर मेटोक्लोप्रामाइड हमारे पास हो सकती है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात। दूसरी,
उसके अलावा और क्या हो सकता है? आपने बताना है कि इस पेशेंट के अंदर अगर कोई पेशेंट क्या कर रहा है, ओसीपीज ले रहा है, ये उसकी वजह से भी क्या हो सकता है कि लेवल बॉडी में क्या होगा, कम हो जाएगा। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल भी क्या करती है, डोपामिन के लेवल को बॉडी में कम करती है, ठीक है। इसके अलावा अगर पेशेंट क्या कर रहा है जी, एस्ट्रोजन ले रहा है, ये भी क्या करता है कि डोपामिन के लेवल को बॉडी में कम करता है। अब फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि मेरे पास एक पेशेंट आया था, ठीक है। उसको क्या है जी, वो पेशेंट को क्या था, बार बार वॉमिट आ रही थी। वॉमिट की वजह से मैंने उसको क्या दे दी, मेटोक्लोप्रामाइड ले रही। अब पेशेंट क्या करता है कि जब भी उसको वॉमिट होती है वो क्या यूज कर रहा है, मेटोक्लोप्रामाइड यूज कर रहा है। अब जब वो पेशेंट मेटोक्लोप्रामाइड बेटा यूज कर रहा है, तो इसकी वजह से क्या होगा, बॉडी में डोपामिन का लेवल कम होगा, डेफिनेटली डोपामिन का लेवल कम होगा। तो जब बेटा डोपामिन का लेवल कम होगा तो क्या मैं लिख सकता हूं कि इस पेशेंट के अंदर जो प्रोलैक्टिन का लेवल है वो ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या है एक दूसरे के, ये इन्वर्सली काम कर रहे हैं। क्या मैं ये बात लिख सकता हूँ कि इस पेशेंट के अंदर जो प्रोलैक्टिन का लेवल है वो ज्यादा होगा? तो आपने बताना इस पेशेंट के अंदर क्या होगा, प्रोलैक्टिन का लेवल ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात दूसरी करते हैं आगे जी, आगे देखते हैं। आगे बात करते हैं किसकी, कि अगर कोई पेशेंट है कि वो क्या कर रहा है, अब डोपामीन क्या ले रहा है, एगोनिस्ट ले रहा है ड्रग। अब एगोनिस्ट क्या होता है कि जो डोपामीन के लेवल को बॉडी में ज्यादा करते हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो क्या करती हैं, बॉडी में डोपामीन के लेवल को ज्यादा करती हैं। कुछ ऐसे ड्रग है जो क्या करते हैं कि बॉडी में डोपामीन के लेवल को ज्यादा करते हैं। अब वो कौन कौन से ड्रग होते हैं, आपने बताना है कि हमारे पास कौन सा होता है, ब्रोमोक्रिप्टिन होता है, शाबाश। इसके अलावा आपने बताना है कि इस पेशेंट के अंदर और क्या हो सकता है, कैबोर्गलिन होता है। ये दो ड्रग हैं, ये जो क्या करती हैं, आपने बताना है कि ये दोनों क्या करती हैं, डोपामीन के लेवल को बॉडी में क्या करेगी, ज्यादा करेगी, ठीक है। क्या करेगी, डोपामिन के लेवल को बॉडी में ज्यादा करेगी। अब को पेशेंट डोपामिन एगोनिस्ट ले रहा है, तो बेटा मुझे ये बताओ इसको लेने की वजह से प्रोलैक्टिन का लेवल क्या होगा, शाबाश। सोच के बताना है प्रोलैक्टिन के लेवल पे क्या इस पे फर्क पड़ेगा, हाँ जी। प्रोलैक्टिन का लेवल कम होगा कि ज्यादा होगा, सोच के बताइएगा, शाबाश। आपने बताना है कि जो हमारे पास प्रोलैक्टिन का लेवल है वो क्या करेगा, इस पेशेंट के अंदर कम होगा, ठीक है। क्या करेगा कि प्रोलैक्टिन का लेवल इस पेशेंट के अंदर बेटा कम होगा। अच्छा जी, ये तो था अगर वो पेशेंट क्या ले रहा है, डोपामीन एगोनिस्ट ले रहा है। अब इसकी वजह से क्या होगा, इस पेशेंट के अंदर अगर मेल है तो क्या होगा, इरेक्टाइल डिसफंक्शन होगा, इस पेशेंट के अंदर लिबिडो हो जाएगा। यहां तक को बात कुछ चीज अगर किसी बच्चे को फिजियोलॉजी में से समझ नहीं आई तो मेरे से पूछ ले, वरना फिर आगे इसकी पैथोलॉजी स्टार्ट करते हैं, शाबाश, हाँ जी। बेटा मैं एक दफा, चलो ये सारा एक दफा आपको ये समअप कर देता हूँ, आपको ये सारा ही रिवाइज करा देता हूँ। मैंने इसके अंदर आपको क्या बताया कि जो हमारा प्रोलैक्टिन हार्मोन है वो कहाँ से बनता है, थेरोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन स्क्रीट होता है, टीएसएच सेल को स्टिमुलेट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी में। टीएसएच क्या करेगा, आपके इलेक्ट्रोट्रोप सेल को आगे मैसेज देगा और क्या करेगा, प्रोलैक्टिन की फॉर्मेशन करेगा, प्रोलैक्टिन को रिलीज करवाएगा। जब आपका प्रोलैक्टिन बन जाएगा, ये क्या करवाएगा, आपने बताना फंक्शन में, ये इलेक्ट्रोजेनेसिस करवाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस को इनहिबिट करवाता है, और फीमेल में क्या करवाता है, ओवुलेशन को इनहिबिट करवाता है। जब भी बॉडी में प्रोलैक्टिन का लेवल ज्यादा होता है कि क्या होता है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन के, क्या होता है जी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। जब इसने क्या किया, गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन को बॉडी में कम किया, तो एफएसएच और एलएच सही तरह बनेंगे नहीं। जब एफएसएच और एलएच बनेगा नहीं तो ओव्यूलेशन सही तरह नहीं होगा। आपने बताना है कि फीमेल के अंदर ओवुलेशन सही तरह नहीं होगी, और मेल के अंदर क्या होगा, टेस्टोस्टेरोन सही तरह नहीं बनेगा, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जैसे कि डोपामिन एंटागोनिस्ट अगर कोई ले रहा है, मेटोक्लोप्रामाइड ले रहा है, जब डोपामिन इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रोलैक्टिन। जब भी पेशेंट के अंदर क्या हुआ, डोपामिन का लेवल क्या हुआ, कम हुआ, तो प्रोलैक्टिन ज्यादा हो गया। जब भी पेशेंट के अंदर डोपामिन का लेवल ज्यादा हुआ तो क्या हो गया, प्रोलैक्टिन उस पेशेंट के अंदर कम हो गया। मैंने फिर आपको कुछ ऐसे ड्रग्स बताई थी, डोपामिन एंटागोनिस्ट बताई थी, मेटोक्लोप्रामाइड बताई थी। ये क्या करती है, बॉडी में डोपामिन के लेवल को कम करती है। जब डोपामिन का लेवल इस पेशेंट के अंदर कम होगा तो प्रोलैक्टिन ज्यादा। उसके अलावा मैंने आपको एस्ट्रोजन बताया और क्या बताया, ओसीपीज बताया। ये क्या है हमारे पास, ये तीन ड्रग्स ऐसे हैं जो क्या आती हैं, आपने बताना है कि ये पेशेंट के अंदर डोपामिन के लेवल को कम करते हैं।
ठीक है जी। उसके अलावा देखते हैं, फिर मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो क्या होते हैं, हमारे पास डोपामिन एगोनिस्ट होते हैं। अब डोपामिन एगोनिस्ट कौन कौन से होते हैं आपने बताना जी, ब्रोमोक्रिप्टिन और कैबरगोलिन। अब एगोनिस्ट है तो डेफिनेटली डोपामिन के लेवल को तो ये बढ़ाएंगे। तो जब इसने बॉडी में क्या किया, डोपामिन के लेवल को बढ़ाया, तो इसकी वजह से क्या होगा, प्रोलैक्टिन का लेवल बॉडी में कम हो गया। ठीक है, क्या होगा आपने बताना जी, प्रोलैक्टिन का लेवल कम हो गया। अब यहाँ तक को बात को चीज अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आई तो फिर आगे चलते हैं, शाबाश। जब मैं आपको डिजीज पढ़ाऊंगा ना, आपने हर चीज को इन्वर्ट करते जाना, आपके सारे क्लिनिकल फीचर खुद ही बन जाएंगे, आपको सारी चीजें खुद ही समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अच्छा जी। अब आगे बात करते हैं किसकी दी, प्रोलैक्टिनोमा की बात करते हैं। ठीक है, किसकी बात करने लगे हैं जी, हम अब थोड़ी सी पैथोलॉजी को डिस्कस करने लगे हैं। प्रोलैक्टिनोमा की बात करते हैं, और किसकी बात करते हैं जी, हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया की बात करते हैं। ठीक है, अब हमने देख लिया जी प्रोलैक्टिन के फंक्शन ये है। अब देखते हैं ये बॉडी में ज्यादा हो जाएगा तो फिर ये पेशेंट के अंदर क्या क्या करेगा। देखें जी, वो पूछता है कि मोस्ट कॉमन पिट्यूटरी ट्यूमर हमारे पास कौन सा होता है। शाबाश, मोस्ट कॉमन बिनाइन पिट्यूटरी ट्यूमर हमारे पास कौन सा होता है, तो आपने बताना दैट इज प्रोलैक्टिनोमा। कौन सा होता है हमारे पास, प्रोलैक्टिनोमा हमारे पास क्या है जी, मोस्ट कॉमन कौन सा है जी, बिनाइन पिट्यूटरी ट्यूमर है। अब अगर इस पेशेंट के अंदर देखते हैं जी, ये पिट्यूटरी या एडिनोमा हुआ और उसकी वजह से क्या हुआ कि पेशेंट के अंदर प्रोलैक्टिनोमा हो गया, प्रोलैक्टिन का लेवल ज्यादा हो गया। ठीक है, ये चीजें हमने देख ली। अब कुछ ऐसी चीजें देखते हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि बॉडी में हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया होता है। ठीक है, अब हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया अगर किसी पेशेंट के अंदर हो रहा है, वो हमारे पास फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा वो हमारे पास क्या हो सकता है, पैथोलॉजिकल भी हो सकता है हमारे पास, और उसके अलावा कुछ ड्रग्स की वजह से भी होता है जो मैंने आपको ऑलरेडी दिखवा दी है। अब बात करते हैं जी फिजियोलॉजिकल। अब ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है कि जिसकी वजह से क्या होगा, प्रोलैक्टिन का लेवल बॉडी में ज्यादा होगा, तो आपने बताना है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होता है, फीमेल के अंदर प्रोलैक्टिन का लेवल ज्यादा होता है ताकि उसकी क्या हो, मिल्क की प्रोडक्शन होती रहे। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा, अगर कोई पेशेंट क्या कर रही है, ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है कोई फीमेल, उस पेशेंट के अंदर भी क्या होगा, आपने बताना है कि उस पेशेंट के अंदर भी प्रोलैक्टिन का लेवल बॉडी में ज्यादा होगा। उसके अलावा ड्यूरिंग स्ट्रेस, जब कोई पेशेंट ज्यादा स्ट्रेस लेता है तो उसकी वजह से भी क्या होगा, उसका जो प्रोलैक्टिन का लेवल है वो ज्यादा होगा। और ड्यूरिंग इंटरकोर्स, उस वक्त भी क्या होगा, प्रोलैक्टिन का लेवल ज्यादा होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ पैथोलॉजिकल कॉजेज की। पैथोलॉजिकल कॉजेज के अंदर आपने बताना है कि अगर किसी पेशेंट के अंदर क्या है कि प्रोलैक्टिनोमा हो गया, ठीक है, जो अभी हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करने लगे हैं, प्रोलैक्टिनोमा हो गया, तो इसकी वजह से भी क्या हो सकता है, आपने बताना है कि प्रोलैक्टिन का लेवल बॉडी में ज्यादा हो जाएगा। और कौन 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 सी कंडीशन है, आपने बताना है कि कोई हमारे पास क्या है जी, हाइपोथायराइडिज्म का पेशेंट है। कौन सा पेशेंट है हमारे पास, हाइपोथायराइडिज्म का पेशेंट। अब हमारे पास हाइपोथायराइडिज्म वाले पेशेंट के अंदर बेसिकली होता क्या है, अब मेरे से आप ये पूछ सकते हैं कि सर अगर किसी पेशेंट के अंदर हाइपोथायराइडिज्म है तो उसकी वजह से आपका जो प्रोलैक्टिन का लेवल है वो कैसे ज्यादा हो सकता है। भाई सिंपल सी बात है, हाइपोथायराइडिज्म वाले पेशेंट के अंदर क्या होता है कि हमारे पास T3 और T4 कम होता है ना, तो जब T3 T4 कम होगा तो ब्रेन को मैसेज मिलेगा ज्यादा से ज्यादा क्या करे, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बनाए और थायरोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन ज्यादा रिलीज करे। ठीक है, तो बेटा जितना ज्यादा थायरोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन ज्यादा रिलीज होगा, मुझे ये बताओ, मैंने आपको बताया था कि फिजियोलॉजी के अंदर ये इलेक्ट्रोट्रॉप सेल को स्टिमुलेट करता है। शाबाश, ये मैंने आपको बात वहां पे बताई थी, मैंने आपको वहां पे ये बात बताई थी। तो मैं लिख सकता हूँ कि अगर कोई पेशेंट आया मेरे पास हाइपोथायराइडिज्म वाला, तो उस पेशेंट के अंदर भी क्या हो सकता है, हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया हो सकता है। तो आपने बताना है कि उस पेशेंट के अंदर भी क्या हो सकता है, हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया हो सकता है। उसके अलावा अगर मेरे पास कोई CKD का पेशेंट आया है, ठीक है, CKD के पेशेंट के अंदर अब आप ये पूछ सकते हैं कि सर अब ये रेनल का कैसे आप लिंक बना रहे हैं प्रोलैक्टिनोमा या हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया वाले पेशेंट के साथ। CKD का पेशेंट इस तरह है कि जो आपका प्रोलैक्टिन होता है ना, इसने बॉडी से कहाँ से एक्सक्रीट करना होता है, एक्सक्रीट निकलना किधर से होता है, बॉडी से, किडनी से निकलना होता है। तो मेरे पास अगर कोई हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया वाला पेशेंट ऑलरेडी साथ उसके अंदर CKD भी है, तो मुझे ये बताओ कि जो उसका प्रोलैक्टिन है क्या वो बॉडी से एक्सक्रीट करेगा, डेफिनेटली वो बॉडी से एक्सक्रीट नहीं करेगा। तो जब बेटा वो बॉडी से एक्सक्रीट नहीं करेगा तो इस पेशेंट के अंदर हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया हो सकता है। तो आपने बताना इस पेशेंट के अंदर क्या होगा, हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया होगा। बाकी जो ड्रग्स थे मैंने वो आपको लिखवा दिए, वो कौन कौन से थे हमारे पास। मैंने आपको कहा था कि अगर कोई पेशेंट क्या ले रहा है, डोपामिन एंटागोनिस्ट ले रहा है। अब डोपामिन एंटागोनिस्ट मेरे पास क्या था, मैंने आपको बताया था कि मेटोक्लोप्रामाइड की वजह से हो सकता है, उसकी वजह से भी हो सकता है। फिर मैंने आपको बताया था ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल की वजह से भी हो सकता है। फिर मैंने आपको बताया कि एस्ट्रोजन की वजह से भी हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा एक और ड्रग यहाँ पे ऐड कर लें कि अगर मेरे पास कोई पेशेंट क्या ले रहा है, एंटी साइकोटिक ड्रग ले रहा है। ठीक है,
है। अब एंटी साइकोटिक ड्रग या एंटी एपिलेप्टिक ड्रग ले रहा है, दैट इज कार्बामेजिपाइन, ठीक है। कार्बामेजिपाइन की वजह से भी क्या हो सकता है, पेशेंट के अंदर प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ेगा। उसके अलावा कौन सा हो सकता है, आपने बताना है कि अगर कोई पेशेंट एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग ले रहा है, मिथाइल डोपा की वजह से भी हो सकता है, और किसकी वजह से हो सकता है, रेजरपाइन की वजह से भी हो सकता है। ये एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है हमारे पास। अब देखते हैं जी, अगर कोई पेशेंट के अंदर प्रोलैक्टिन का लेवल ज्यादा हुआ तो इसके अंदर हम क्या क्या क्लिनिकल फीचर देखेंगे। देखो बेटा, मुझे ये बताओ कि क्या इस पेशेंट के अंदर, अगर कोई पेशेंट ले रहा है एंटी हाइपर, ये अगर कोई पेशेंट के अंदर हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया हुआ तो मेल के अंदर क्या होगा। सबसे पहले बात करते हैं मेल के अंदर। मैंने आपको बताया था कि जब भी पेशेंट के अंदर क्या होता है जी, प्रोलैक्टिन का लेवल बॉडी में बढ़ता है, ठीक है। क्या होता है जी, प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ता है। ये क्या करता है, ये स्पर्मेटोजेनेसिस को इनहिबिट करता है। शाबाश, ये बात मैंने आपको बताई थी, ये स्पर्मेटोजेनेसिस को इनहिबिट करता है। तो जब बेटा ये स्पर्मेटोजेनेसिस को इनहिबिट करेगा तो क्या मैं लिख सकता हूँ ये पेशेंट के अंदर इरेक्टाइल डिसफंक्शन करवा सकता है, मेल पेशेंट के अंदर। शाबाश, इरेक्टाइल डिसफंक्शन करवा सकता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन करवा सकता है। उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि जब भी स्पर्मेटोजेनेसिस इनहिबिट होती है तो उसकी वजह से क्या होता है कि टेस्टोस्टेरोन का लेवल बॉडी में कम होता है, ठीक है। जब टेस्टोस्टेरोन का लेवल क्या होता है, बॉडी में कम होता है, गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन को ये क्या करता है, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल उसको बॉडी में कम करता है। जब ये टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बॉडी में ये कम करेगा तो मुझे ये बताओ कि इस पेशेंट के अंदर फ्रीक्वेंसी ऑफ शेविंग कम हो जाएगी। अब फ्रीक्वेंसी ऑफ शेविंग का मतलब पता क्या बेटा, जो हमारी हेयर ग्रोथ होती है वो किस पे डिपेंड करती है, वो टेस्टोस्टेरोन पे डिपेंड करती है। अब अगर कोई पेशेंट क्या कर रहा है कि अगर हमारे पास कोई पेशेंट है उसके अंदर क्या जी, प्रोलैक्टिन का लेवल ज्यादा है मेल वाले पेशेंट के अंदर, तो टेस्टोस्टेरोन तो कम हो गया। तो जब बेटा टेस्टोस्टेरोन उसके अंदर कम हो गया तो क्या उसके अंदर फ्रीक्वेंसी ऑफ शेविंग कम होगी कि नहीं होगी। शाबाश, तो आपने बताना उस पेशेंट के अंदर क्या होगा, हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ शेविंग कम हो जाएगी मेल के अंदर, ठीक है। अब आगे बात करते हैं जी किसकी, फीमेल के अंदर। देखते हैं कि हमारे पास प्रोलैक्टिनोमा वाला केस आया तो उसके अंदर क्या होगा। आपने बताना है कि फीमेल के अंदर क्या होगा। मैंने आपको बोला था कि बेटा ओव्यूलेशन नहीं होगी, ठीक है। तो जब बेटा ओव्यूलेशन नहीं होगी तो क्या मैं लिख सकता हूँ इस पेशेंट के अंदर एमिनोरिया हो सकता है, एब्सेंट ऑफ पीरियड हो सकते हैं। तो डेफिनेटली इस पेशेंट के अंदर सेकेंडरी एमिनोरिया हो जाएगा फीमेल के अंदर। उसके अलावा क्या मैं लिख सकता हूँ ये पेशेंट के अंदर इनफर्टिलिटी करवाता है। शाबाश, क्या मैं लिख सकता हूँ कि ये इनफर्टिलिटी करवाता है। उसके अलावा ये और क्या करवाएगा, ये एबनॉर्मल डिस्चार्ज करवाएगा, ये ग्लैक्टोरिया करवाएगा उस पेशेंट के अंदर, ठीक है। क्या करवाएगा उस पेशेंट के अंदर, ग्लैक्टोरिया करवाएगा उस पेशेंट के अंदर, ठीक है। ये सारी बातें मैंने ऑलरेडी आपको बताई हुई थी जब मैंने आपको फंक्शन बताया था। इसीलिए कहा था कि जब आपको 60 डिजीज पढ़ाऊंगा ये आपको सारे फीचर कवर हो जाएंगे। क्या मैंने बताया, मेल के अंदर प्रोलैक्टिन का लेवल ज्यादा, गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन का लेवल बॉडी में कम हो गया। जब गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन का लेवल बॉडी में कम हो गया तो उसकी वजह से क्या होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होगी। तो जब इसकी वजह से स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होगी तो क्या मैं लिख सकता हूँ पेशेंट के अंदर इरेक्टाइल डिसफंक्शन होगा। आपने बताना इरेक्टाइल डिसफंक्शन होगा। फिर मैंने आपको बताया कि टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बॉडी में कम करता है। जब ये टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बॉडी में कम करेगा तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि पेशेंट के अंदर फ्रीक्वेंसी ऑफ शेविंग कम हो जाएगी। तो आपने बताना है फ्रीक्वेंसी ऑफ शेविंग क्या होगी इस पेशेंट के अंदर, कम हो जाएगी मेल के अंदर। उसके अलावा बात करते हैं जी फीमेल के अंदर क्या होगा। फीमेल के अंदर आपने बताना है इस पेशेंट के अंदर ओव्यूलेशन नहीं होगी, ठीक है। पेशेंट के अंदर एमिनोरिया स्टार्ट हो जाएगा, पीरियड्स पेशेंट के एब्सेंट हो जाएंगे और पेशेंट का हो जाएगा हमारा इनफर्टाइल हो जाएगा। साथ क्या करेगा, नॉर्मल डिस्चार्ज होता रहेगा उसके निपल्स, जिसको आप क्या बोलते हो, ग्लैक्टोरिया बोलते हो। यहाँ तक कोई बात, कोई चीज अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आई तो मेरे से पूछ लें, वरना अब आपको बताता हूँ कि हमने अगर किसी पेशेंट के अंदर हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया हो गया तो इस पेशेंट को डायग्नोज कैसे करना है। शाबाश, हाँ जी। अभी जब आपको सारे इसके एमसीक्यूज करवाऊंगा ना, आपको फिर सारी बात, ये आपका टॉपिक बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। ओके जी, क्लियर है। यहाँ पर आगे चलते हैं किसकी तरफ, डायग्नोसिस। ये हमने इस पेशेंट को डायग्नोज कैसे करना है, कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशन करवानी है इस पेशेंट के अंदर। आपने बताना है कि जब भी हमारे पास कोई पेशेंट आता है और उसका प्रोलैक्टिन का लेवल ज्यादा होता है, मैंने आपको एक कंडीशन लिखवाई थी। मैंने कहा था कि ड्यूरिंग फिजियोलॉजिकल कंडीशन जो आपका प्रोलैक्टिन का लेवल है वो ज्यादा होता है, वो कौन सी कंडीशन थी। शाबाश, को बच्चा बताएगा कोई ऐसी फिजियोलॉजिकल कंडीशन फीमेल के अंदर। हाँ जी, शाबाश। चलो मैं आपको एक केस बताता हूँ कि एक फीमेल आई, उसके अंदर ओव्यूलेशन एब्सेंट थी, ठीक है। मैंने उसके अंदर प्रोलैक्टिन का लेवल चेक किया, उसके अंदर क्या था, वो भी ज्यादा था। तो सबसे पहले मैं क्या चीज रूल आउट करूंगा उसके अंदर, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और ये पूछा भी गया पास पेपर में। मैं सबसे पहले क्या चीज रूल आउट करूंगा उसके अंदर। हाँ जी, शाबाश, को बच्चा बताएगा। तो आपने बताना है कि जो चीज उसके अंदर हम सबसे पहले रूल आउट करेंगे वो क्या करेंगे, दैट इज प्रेगनेंसी। फीमेल प्रेग्नेंट है कि नहीं है,
ठीक है, क्योंकि मैंने आपको क्या कहा था कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होता है कि ओव्यूलेशन का लेवल ज्यादा होता है। शाबाश फजीहा फातिमा। हम क्या रूल आउट करेंगे? प्रेगनेंसी देखेंगे, पेशेंट प्रेग्नेंट है कि नहीं, बीटा HCG का लेवल देखेंगे उस पेशेंट के अंदर। तो सबसे पहले मैंने क्या किया? यूपीटी किया। यूपीटी करके मैंने देखा कि फीमेल ये प्रेग्नेंट तो नहीं है, क्योंकि प्रेगनेंसी में क्या होता है, हमारा प्रोलैक्टिन फिजियोलॉजिकली क्या होता है, हाई होता है उस पेशेंट के अंदर। तो सबसे पहला काम क्या किया मैंने? प्रेगनेंसी को रूल आउट कर लिया। दूसरा काम मैं क्या करूंगा? मैंने आपको एक पैथोलॉजिकल कॉज के अंदर मैंने आपको ये लिखवाया था कि हमारे पास एक ऐसी डिजीज होती है जिसकी वजह से प्रोलैक्टिन का लेवल बॉडी में ज्यादा हो सकता है। शाबाश, कौन सी डिजीज थी? मैंने आपको लिखवाया था कि हाइपोथायराइडिज्म की वजह से भी हो सकता है। शाबाश। हाइपोथायराइडिज्म वाले के क्या क्या क्लिनिकल फीचर होते हैं, ये भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। इस पेशेंट के अंदर क्या होता है, कोल्ड इंटॉलरेंस होती है इस पेशेंट के अंदर, और इसके अंदर क्या होता है, ब्रेडिकार्डिया होता है इसके अंदर, कॉन्स्टिपेशन देखते हो इस पेशेंट के अंदर, वेट गेन देखते हो, ये सारे हम हाइपोथायराइडिज्म वाले पेशेंट के अंदर फीचर देखते हैं। अब अगर इस पेशेंट के अंदर, अब दूसरी पहले मैंने चीज रूल आउट कर ली, प्रेग्नेंट तो नहीं है। दूसरा मैंने काम क्या करना है, मैंने इस पेशेंट के अंदर देखना है कि पेशेंट का थॉराइड लेवल ठीक है, हाइपोथायराइडिज्म तो नहीं है उस पेशेंट के अंदर। तो इसीलिए मैं क्या करवाऊंगा इसके अंदर, मैं इसके अंदर थॉराइड फंक्शन टेस्ट करवाऊंगा इस पेशेंट के अंदर। ठीक है, थायरोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन का लेवल देखूंगा, वो तो नहीं इसके अंदर ज्यादा जिसकी वजह से प्रोलैक्टिन का लेवल ज्यादा आ रहा है। दो काम कर लिए। तीसरा काम करते हैं जी। हम तीसरा काम क्या करेंगे, जब मैंने आपको बताया था कि प्रोलैक्टिनोमा होता है, तो ये क्या करता है कि एक हमारा बिनाइन ट्यूमर है ना बेटा, ठीक है, और किधर से अराइज होता है, ये आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी से होता है। यही बात मैंने आपको बताई थी। तो क्या मैं इस पेशेंट के अंदर अब MRI करवा सकता हूँ कि नहीं करवा सकता? शाबाश, हाँ जी। क्या मैं इस पेशेंट के अंदर MRI करवा सकता हूँ? तो आपने बताना है इस पेशेंट के अंदर हमने क्या करना है जी, MRI करवाना है। ठीक है जी, क्या करना है जी, MRI करवाना। उसके अलावा देखते हैं जी एक और इंपॉर्टेंट बात, मैं साथ इस पेशेंट के अंदर क्या करवाऊंगा, विजुअल फील्ड टेस्टिंग करवाऊंगा। अब विजुअल फील्ड टेस्टिंग का मतलब पता है क्या होता है बेटा? देखो, जब भी किसी पेशेंट के अंदर क्या हुआ, एंटीरियर पिट्यूटरी एडिनोमा हुआ, ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी का क्या होगा, बिनाइन ट्यूमर होगा इसका। इसने क्या करना होता है, इसने जाके जो आपका ऑप्टिक क्याज्मा होता है ना, ठीक है, ऑप्टिक क्याज्मा को कंप्रेस कर देना होता है। तो जब आपका ऑप्टिक क्याज्मा कंप्रेस हो जाएगा तो इसकी वजह से पेशेंट को सही तरह नजर नहीं आएगा। उस पेशेंट के अंदर क्या हो जाएगा, विजन लॉस स्टार्ट हो जाएगा उस पेशेंट के अंदर। ठीक है, क्या हो जाएगा उस पेशेंट के अंदर, विजन लॉस स्टार्ट हो जाएगा। ये सारी इन्वेस्टिगेशन मैंने इसके अंदर करवानी है। ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द यूपीटी। ठीक है, आपने उसका क्या करना है, यूपीटी करना, बीटा HCG का लेवल चेक करना है, रूल आउट करना है प्रेग्नेंट तो नहीं है पेशेंट। दूसरा काम क्या करना है, आपने थॉराइड का लेवल देखना उसके अंदर। ठीक है, थॉराइड फंक्शन टेस्ट आपने इसके अंदर करवाने हैं। तीसरा काम आपने इसके अंदर क्या करना है, आपने क्या करना है, इस पेशेंट के अंदर MRI करवाना है। MRI करवा के देखना है जी कोई ट्यूमर श्यूमर तो नहीं हमारा पड़ा हुआ वहां पे एंटीरियर पिट्यूटरी का। एट द एंड आपने क्या करना है, विजुअल फील्ड टेस्टिंग भी करवानी है। ट्यूमर है तो वो क्या करेगा, ऑप्टिक क्याज्मा को कंप्रेस करेगा। जब ऑप्टिक क्याज्मा कंप्रेस हो गया तो इस पेशेंट के अंदर क्या हो सकता है जी, विजन लॉस हो सकता है। ठीक है जी, अब बात करते हैं जी इसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं, हमने इस पेशेंट को ट्रीट कैसे करना है। देखो बेटा, मैंने आपको बताया था कि आपके बॉडी में एक हार्मोन होता है, एक आपकी बॉडी में क्या होता है जी, डोपामीन। डोपामीन क्या है जी हमारे पास, डोपामीन हार्मोन। अगर डोपामीन में क्या लेवल अगर बॉडी में ज्यादा हो गया, ठीक है, तो ये क्या करेगा, प्रोलैक्टिन को बॉडी में कम करेगा। तो क्या मैं ऐसे ड्रग दे सकता हूं कि जो डोपामीन के लेवल को बॉडी में ज्यादा करे? शाबाश। तो मैं ऐसे ड्रग दूंगा जो क्या करेंगे, डोपामीन के लेवल को बॉडी में ज्यादा करेंगे। अब वो कौन कौन से होते हैं हमारे पास, दैट इज ब्रोमोक्रिप्टिन होता है हमारे पास, और दूसरा हमारे पास कौन सा होता है जी, दैट इज कैबोरगुलिन होता है हमारे पास। ठीक, कौन सा होता है जी, ब्रोमोक्रिप्टिन, और कौन सा होता है जी, कैबोरगुलिन। हमारे पास ये ड्रग होते हैं जो क्या करते हैं जी, डोपामिन के लेवल को बॉडी में ज्यादा करते हैं। ठीक है, तो मैं ये ड्रग बाहर से दूंगा, डोपामिन का लेवल बॉडी में ज्यादा हुआ और प्रोलैक्टिन का लेवल बॉडी में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा इस पेशेंट के अंदर। ठीक है, ये मेरा था क्या, मेडिकल ट्रीटमेंट। अगर इससे भी फर्क नहीं पड़ता तो फिर हम किधर मूव करते हैं, हम आगे सर्जरी की तरफ मूव करते हैं। और हम सर्जरी भी इस पेशेंट के अंदर कौन सी करते हैं, ट्रांसफिनाइडल सर्जरी करते हैं हम इस पेशेंट के अंदर। ठीक है, कौन सी करते हैं जी, ट्रांसफिनाइडल सर्जरी हम इसके अंदर करते होते हैं, ये वाली सर्जरी। ये था जी सारा आपका प्रोलैक्टिनोमा। यहाँ तक को बात कोई चीज अगर किसी एक बच्चे को समझ में नहीं आई तो मेरे से पूछ लें, वरना एक दफा मैं सारा आपको रिवाइज करा देता हूँ, फिर उसके बाद हम MCQs कर लेते हैं। शाबाश, हाँ जी। हाँ जी, क्लियर है यहाँ तक? ओके जी, क्लियर है। अच्छा जी, अब एक दफा पहले रिवाइज करा दूं कि पहले MCQs करा दूं, क्या कहते हो? पहले रिवाइज करना है कि पहले MCQs करा दूं आपको? MCQs कर लेते हैं, ओके जी। पहले हम कर लेते हैं जी इसकी क्या, MCQs कर लेते हैं, देखते हैं जी वो पास पेपर में हमसे क्या डिमांड करता है, क्या क्या पूछ। कि जितने भी आपके MCQs, ये अब ये वाले MCQs है ना, ये मेरे पास सारे पास पेपर वाले पड़े हुए हैं। ठीक है, पहले तो सबके मैं इधर से आंसर हटाता हूँ ना, ताकि आपको आंसर तो ना मिले ना।
ठीक है। फिर उसके बाद, अच्छा जी, अब आपने मुझे ये वाले एमसीक्यू सारे करवाने हैं। वो एग्जामिनर के अंदर क्या होता है जी, इनफर्टिलिटी होती है। इंपॉर्टेंट बात, इज टेकिंग द मेटोक्लोप्रामाइड, देखो, फॉर द गेस्ट्राइटिस, ठीक है। अब वो कौन सी ड्रग ले रही है, पहले इसके अंदर आपने चीज देख ली कि पेशेंट के अंदर इनफर्टिलिटी होती है। दूसरी आपने देख ली कि पेशेंट क्या ले रहा है जी, मेटोक्लोप्रामाइड हमारे पास ड्रग ले रहा है। प्रोलैक्टिन इज माइल्डली एलिवेटेड, उसने खुद ही बता दिया प्रोलैक्टिन इस पेशेंट के अंदर क्या है जी, एलिवेटेड है। व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया, शाबाश को बच्चा बताएगा इसका आंसर क्या होगा। हाँ जी, इसका आंसर क्या होगा। अब क्या उस पेशेंट के अंदर थॉराइड स्टिमुलेशन, ज्यादा स्टिमुलेशन हो रही है, क्या पेशेंट डोपामिन एगोनिज्म ड्रग ले रहा है, क्या पेशेंट क्या कर रहा है, डोपामिन एंटागोनिस्ट ड्रग ले रहा है, या उसका एक्सट्रोजन ज्यादा है। शाबाश, सोच के बताइएगा, पेशेंट मेटोक्लोप्रामाइड ले रहा है। अब मेटोक्लोप्रामाइड हमारे पास क्या थी, डोपामिन एगोनिस्ट थी कि एंटागोनिस्ट ड्रग थी। शाबाश, हाँ जी, जो वो वॉमिट के लिए ले रहा था, जो मैंने आपको बताया था। शाबाश, डोपामिन एंटागोनिस्ट मेरे पास ड्रग थी। तो क्या इसका आंसर होगा मेरे पास, तो आपने बताना है कि इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा मेरे पास कौन सा होगा, दैट इज सी ऑप्शन। क्या होगा मेरे पास एग्जैक्ट आंसर होगा, डोपामिन क्या ले रहा है जी, एंटागोनिस्ट पेशेंट ड्रग ले रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, उस पेशेंट के अंदर प्रोलेक्टिन का लेवल ज्यादा उस पेशेंट के अंदर हो रहा है। आगे चलते हैं जी, दूसरा एमसीक्यू देखते हैं। वो बताता है जी, 40-year-old मैन प्रेजेंट विद द इरेक्टाइल डिसफंक्शन। अब मेल की बात कर रहा है वो, ठीक है, और क्या कह रहा है जी, इरेक्टाइल डिसफंक्शन उस पेशेंट के अंदर क्या है जी, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, डिक्रीज लिबिडो उस पेशेंट के अंदर। दूसरी इंपॉर्टेंट बात बता दी, तीसरी बात उसने बता दी, पेशेंट क्या है हमारे पास, इनफर्टाइल है। सीरम प्रोलैक्टिन लेवल उसने बता दी कितना जी, 280 हमारे पास जो लेवल है उसका क्या है जी, सीरम प्रोलैक्टिन ज्यादा है। व्हाट इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, शाबाश। अच्छा, अब उसने कोई सवाल के अंदर बताया कि कोई वो ऐसा ड्रग ले रहा है, नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं बताया कि पेशेंट ड्रग ले रहा है। फिर उसने क्वेश्चन के अंदर ये बताया कि उसके अंदर हाइपोथायराइडिज्म वाला कोई फीचर है, उसके अंदर कॉन्स्टिपेशन है, कोई वेट गेन हो रहा है, ये भी नहीं उसने बताया। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, क्या उसने बताया कि इस पेशेंट के अंदर इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, लिबिडो है, इनफर्टिलिटी है, बताया। ये तीनों ये फीचर किसके थे हमारे पास, ये प्रोलैक्टिनोमा के फीचर नहीं थे। शाबाश, कि जब किसी पेशेंट के अंदर प्रोलैक्टिनोमा होता है, उसके अंदर क्या होता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है, लिबिडो कम हो जाती है, इनफर्टिलिटी क्या होगी, पेशेंट इनफर्टाइल हो जाएगा। कैसे होगा, वो मैंने आपको बताया था कि पेशेंट के अंदर गुनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन का लेवल कम होगा। जब गुनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन का लेवल इसके अंदर क्या होगा, कम होगा, तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कम, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन इस पेशेंट के अंदर कम। जब ये दोनों चीजें कम होगी तो इसकी वजह से क्या होगा, आपने बताना है, इस पेशेंट के अंदर इनफर्टिलिटी हो जाएगी, टेस्टोस्टेरोन का लेवल इस पेशेंट के अंदर क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी। अब पीरियड एब्सेंट है फीमेल के अंदर फॉर 8 मंथ्स, साथ उसके अंदर क्या है जी, ग्लैक्टोरिया भी है, नॉर्मल डिस्चार्ज भी हो रहा है उस पेशेंट के अंदर। ठीक है, स्ट्रेस, सर स्ट्रेस की वजह से भी प्रोलैक्टिन ज्यादा होता है, दैट इज फिजियोलॉजिकल, आपके पास ज्यादा होता है। जब भी बेटा आपके पास फिजियोलॉजिकल, आपके पास प्रोलैक्टिन ज्यादा होता है ना, तो हमेशा एक बात याद रखना, मैंने आपको फिजियो बताया था ना कि फिजियोलॉजिकल इसके अंदर कॉजेज के अंदर हमारा जो स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है, उसकी वजह से ना पेशेंट के अंदर इरेक्टाइल डिसफंक्शन होगा, ना पेशेंट इनफर्टाइल होगा, इतना ज्यादा फिजियोलॉजिकल। अब फिजियोलॉजिकल क्या होता है, नॉर्मल फंक्शन, ठीक है। अब तो अगर इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो रहा है और इनफर्टिलिटी हो रही है, इसका मतलब ये कि अब वो नॉर्मल बात रही नहीं है, तो स्ट्रेस तो इसका आंसर हो ही नहीं सकता। ठीक है, ना पेशेंट ने कोई ऐसी हिस्ट्री बताई कि वो स्ट्रेस ले रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा हमारे पास, प्रोलैक्टिनोमा आंसर होगा। इतना ज्यादा हाई है तो उस पेशेंट के अंदर इनफर्टिलिटी और इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो रहा है ना, इसलिए क्या होगा हमारे पास, जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज सी करेक्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे होगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं जी इसके अंदर। अच्छा जी, अब वो बता रहा है कि 29-year-old वुमेन प्रेजेंट विद द एमिनोरिया फॉर 8 मंथ्स, 8 महीने से उसको क्या है जी, उसके पीरियड्स एब्सेंट है, साथ उसके अंदर क्या है जी, अब नॉर्मल डिस्चार्ज हो रहा है, साथ उस पेशेंट के अंदर क्या है जी, इनफर्टिलिटी है। प्रेगनेंसी टेस्ट किया हमने, नेगेटिव है, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि सबसे पहले आपने क्या चीज को रूल आउट करना होता है, प्रेगनेंसी को रूल आउट करना होता है। सीरम प्रोलैक्टिन उसने बता दिया कितना जी, 265 नैनोग्राम पर मिलीलीटर है। विजुअल फील्ड्स आर नॉर्मल। व्हाट इज द बेस्ट इनिशियल मैनेजमेंट, अब देखो, मैंने जब आपको ट्रीटमेंट लिखवाया था, ट्रीटमेंट में मैंने आपको क्या बात बताई थी, कि इस पेशेंट के अंदर क्या होता है, कि जब भी हम किसी पेशेंट को ट्रीट करते हैं, इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले हम करते हैं जी, प्रेगनेंसी को रूल आउट करते हैं, और ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं जी, मेडिकल मैनेजमेंट करते हैं इस पेशेंट के अंदर। और मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर मैंने आपको दो ड्रग्स लिखवाए थे, कौन कौन से ड्रग्स लिखवाए थे, शाबाश। एक मैंने आपको लिखवाया था ब्रोमोक्रिप्टीन, और दूसरा मैंने आपको कौन सा लिखवाया था, मैंने आपको लिखवाया था कैबरगुलिन लिखवाया था। ये दो ड्रग्स मैंने आपको लिखवाए थे, शाबाश। अब ऑप्शन में देख के बताओ कि मुझे आप कौन सा सुटेबल इसके अंदर मोस्ट और इनिशियल और सुटेबल ऑप्शन है। क्या मैं डायरेक्ट सर्जरी की तरफ जाऊंगा, शाबाश, क्या मैं डायरेक्ट सर्जरी की तरफ जाऊंगा,
डेफिनेटली पहले तो मैं मेडिकल मैनेजमेंट करूंगा, डायरेक्ट सर्जरी की तरफ नहीं जाऊंगा। क्या मैं डायरेक्ट रेडियोथेरेपी पे चला जाऊंगा? मैं डायरेक्ट रेडियोथेरेपी पे भी नहीं जाऊंगा। क्या मैं उसके अंदर इसके अंदर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स देना शुरू कर दूंगा? नहीं दूंगा, क्योंकि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स क्या करती हैं बेटा, ये आपके डोपामिन के लेवल के साथ क्या करती है, डोपामिन एंटागोनिस्ट है, ये मजीद प्रोलैक्टिन के लेवल को बॉडी में बढ़ाएंगी, ठीक है। तो मैं ये भी नहीं दूंगा। जो मैंने आपको लिखवाया था कि ओसीपीज क्या करती हैं, तो मेरे पास लास्ट ऑप्शन क्या बच गया, कैबरगुलिन। आपका बेटा एग्जाम में पेपर पेपर में एमसीक्यू जैसे ही आता है, बस आप उसको सॉल्व करते हुए थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हो, ऊपर नीचे हो जाते हो, जिसकी वजह से आप एमसीक्यूज गलत कर देते हो। तो ठीक है, थोड़ा सा आंखें खोल के अगर एमसीक्यू सॉल्व किया जाए और थोड़ा सा थॉरली, और आपने वाइड रेंज में चीजें पढ़ी हो ना, तो फिर आपका एमसीक्यूज गलत नहीं होता। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं जी। अब वो बताता है कि हमारे पास एक पेशेंट आया है, उसने क्या है, 42 ईयर ओल्ड मैन प्रेजेंट विद द हेडेक, पेशेंट का सर दर्द कर रहा है, बता दिए जी लिबिडो भी कम है, ये सारे फीचर वही हैं जो मैंने आपको पढ़ाए, इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी इस पेशेंट के अंदर, और साथ बायटेम्पोरल हेमिनोपिया। अब बायटेम्पोरल हेमिनोपिया क्या होता है कि दोनों, ये फॉर एग्जांपल दो आंखें बनाई है ना, दोनों का जो टेम्पोरल व्यू है, बाहर वाला व्यू है, वो लॉस हो गया, इसको हम बायटेम्पोरल हेमिनोपिया बोलते हैं। मैंने आपको बताया था ना, विजुअल फील्ड टेस्ट भी हम इस पेशेंट के अंदर इसलिए करते हैं। सीरम प्रोलैक्टिन इज 300 नैनोग्राम पर एमएल, ठीक है, सीरम प्रोलैक्टिन बहुत ज्यादा है। उसने बता दिया कि एमआरआई जब हमने किया, हमें एक मैक्रो एडिनोमा मिला, पिट्यूटरी ट्यूमर मिला, और उसका साइज बहुत बड़ा था। व्हाट इज द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट, हम इस पेशेंट के अंदर क्या करेंगे? अब देखो, जब उसने मुझे बता दिया कि इस पेशेंट के अंदर क्या है, कि इस पेशेंट के अंदर मेरे पास क्या है जी, मैक्रो एडिनोमा तो इस पेशेंट के अंदर है ही है, ठीक है, मैक्रो एडिनोमा तो इस पेशेंट के अंदर है ही है, सारे मुझे उसने प्रोलैक्टिनोमा वाले फंक्शन फीचर दे दिए। तो मुझे ये बताओ, क्या मैं डायरेक्ट जंप करके सर्जरी की तरफ जाऊंगा, कि पहले मेडिकल मैनेजमेंट की तरफ ही रहूंगा अपनी? शाबाश, सोच के बताना है। हाँ जी, क्या मैं डायरेक्ट जंप करके उसकी सर्जरी की तरफ जाऊंगा, कि मेडिकल मैनेजमेंट की तरफ ही रहूंगा? डेफिनेटली पहले मैनेजमेंट करूंगा, मेडिकल, जो मेरा ट्यूमर का साइज है उसको मैं सुप्रेस करूंगा। जब ट्यूमर का साइज थोड़ा सा सुप्रेस हो जाएगा मेडिसिन देने की वजह से, फिर मैं उसको क्या करूंगा, सर्जिकली रिमूव करूंगा। अब ऑप्शन देखते हैं जी, दिए सारे उसने प्रोलैक्टिनोमा वाले आपको, इसके अंदर फीचर्स हैं। क्या मैं डायरेक्ट सर्जरी करूंगा? नहीं। क्या मैं इसके अंदर रेडियोथेरेपी करूंगा? डायरेक्ट नहीं करूंगा। क्या मैं बाहर से टेस्टोस्टेरोन दूंगा? उसका तो अभी यहाँ पे फायदा ही कोई नहीं, क्योंकि हम मेन कॉज को पकड़ते हैं। तो मेन कॉज क्या है, प्रोलैक्टिनोमा। तो मैं ऐसा ड्रग दूंगा जो डोपामिन के लेवल को बढ़ाएगा, जब डोपामिन का लेवल बढ़ेगा, ट्यूमर का साइज जब श्रिंक होगा, उसके बाद मैं क्या करूंगा, इसके अंदर सर्जरी करूंगा। अब वो कौन कौन से ड्रग थे जो मैंने अभी आपको दोबारा ऊपर थोड़ी देर पहले ऊपर बताए थे? ब्रोमोक्रिप्टीन बताया था, और इसके अलावा मैंने आपको क्या बताया था, इस पेशेंट के अंदर क्या होता है मेरे पास, ठीक, ब्रोमोक्रिप्टीन, और दूसरा मैंने आपको क्या बताया, कैप्टोलिन इसके अंदर बताया था। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, डोपामिन एगोनिस्ट मेडिकल मैनेजमेंट की तरफ रह के इसको ट्रीट करूंगा। आगे चलते हैं जी। वो बताता है कि 34 ईयर ओल्ड वुमन हैज ग्लैक्टोरिया, एक फीमेल है, उसके अंदर क्या है जी, ग्लैक्टोरिया है, ठीक है, प्रोलैक्टिन का लेवल उसने बता दिया 95 है, एमएचयूटरी उसका नॉर्मल है, टेकिंग द एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन। एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन के अंदर मैंने आपको लिखवाया था, वो क्या हो सकता है जी, वो कैबरगोलिन ले रही है पेशेंट। मैंने वो इसके अंदर वो सॉरी, एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन के अंदर मैंने आपको लिखवाया था कि पेशेंट कार्बामेजिपाइन ले सकता है। शाबाश, लिखवाया था ना। बेस्ट पेशेंट के अंदर प्रोलैक्टिनोमा है? नहीं, मैं इसकी तरफ नहीं जाऊंगा। क्या उसकी स्टॉक सेक्शन सिंड्रोम है? ये भी नहीं इस पेशेंट के अंदर। क्या उस पेशेंट के अंदर हाइपोथायराइडिज्म में कोई फीचर नहीं है उसके पास? तो क्या उसने इसके अंदर मेंशन किया था कि पेशेंट एंटीसाइकोटिक ले रही है ड्रग? तो भाई उसने मेंशन किया हुआ था कि जो पेशेंट है वो क्या ले रही है, एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन ले रही है। और वो कौन सी ले रही है, वो आपके पास, आपको पता है कौन सी, दैट इज कार्बामेजिपाइन पेशेंट ड्रग ले रहा था, ठीक है, क्या ले रहा था, कार्बामेजिपाइन क्या ले रहा था, ड्रग ले रहा था, जिसकी वजह से क्या हुआ, उस पेशेंट के अंदर प्रोलैक्टिनीमिया वाले फीचर आना शुरू हो गए। आगे चलते हैं जी। वो बताता है कि मैन विद द प्रोलैक्टिनोमा कंप्लेन ऑफ द रिड्यूस मसल मास एंड फटीग, विच हार्मोन इज एक्सपेक्टेड टू बी लो। मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी पेशेंट के अंदर क्या होता है जी, प्रोलैक्टिन का लेवल ज्यादा होता है, ये क्या करता है जी, गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन को बॉडी में कम करता है। जब गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन का लेवल कम होगा, तो इसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो जाएगा। ये बातें बताई थी। तो क्या मुझे ऑप्शन में टेस्टोस्टेरोन मिलता है? तो ऑप्शन में मेरे पास टेस्टोस्टेरोन है, तो क्या होगा आपका, बी करेक्ट ऑप्शन है। और ये आप बेटा, आपके जितने भी एमसीक्यूज है ना, ये सारे पास पेपर के एमसीक्यूज हैं, ठीक है। ये मैंने अब खुद एमसीक्यूज नहीं बनाई, ये जो सिंगल स्टेटमेंट है ना, इजी इजी, जो सिर्फ फिजियोलॉजी के लेवल पे थे, ये मैंने बनाए, बाकी सारे पास पेपर के आपके एमसीक्यूज है, ठीक है। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। एग्जामिनर यहाँ पे लिखता है कि विच ड्रग इंक्रीज द प्रोलैक्टिन लेवल, कौन सा ऐसा ड्रग है जिसकी वजह से प्रोलैक्टिन का बॉडी में लेवल हाई हो सकता है। अब देखते हैं वो कौन सा ऐसा ड्रग जो क्या है जी, डोपामिन
क्या होगा हमारे पास, एंटागोनिस्ट होगा। अब देखिए यहाँ पे ढूंढे आपको डोपामिन एंटागोनिस्ट ड्रग कौन सा मिल रहा है। क्या ब्रोमोक्रिप्टिन एंटागोनिस्ट है? गलत, ये तो एगोनिस्ट है हमारे पास। कैबरग्लीन ये भी एगोनिस्ट है हमारे पास। लीवोडोपा ये भी एगोनिस्ट है हमारे पास। तो क्या बच गया पीछे? मेटोक्लोप्रामाइड था जो मैंने कहा था पेशेंट वॉमिट के लिए ले रहा है, एंटीमेटिक ड्रग है हमारे पास, शाबाश। ये मैंने आपको बात बताई थी, ये मैंने आपको बात बताई थी वो वाली। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारे पास? सी करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास। ठीक है, ओके जी, आगे चलते हैं जी। अच्छा जी, वो पूछता है अब थोड़ा सा इसके इस ये देखें, ये जो मैंने अभी आपको एमसीक्यूज कराया था ना, जो मैंने कहा था कि हमेशा किस चीज को पहले रूल आउट करते हैं अगर किसी पेशेंट के अंदर प्रोलैक्टिन का लेवल ज्यादा हो रहा है? अ वुमन विद द ग्लैक्टोरिया एंड एमिनोरिया। अब नॉर्मल डिस्चार्ज हो रहा है उस पेशेंट के अंदर, और उस पेशेंट के अंदर क्या है जी, उसके पीरियड्स हैं वो क्या है जी, एब्सेंट है। हम सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन कौन सी करवाएंगे उस पेशेंट के अंदर? शाबाश, कौन सी करवाएंगे? क्या मैं उस पेशेंट के अंदर प्रेगनेंसी को रूल आउट करूंगा? शाबाश, क्या उसके अंदर प्रेगनेंसी को रूल आउट करूंगा? तो जब मैं प्रेगनेंसी को रूल आउट करूंगा तो क्या मैं उसके अंदर बीटा एचसीजी का लेवल चेक करवाऊंगा? शाबाश। तो आपने बताना है कि हम क्या करेंगे इसके अंदर, बीटा एचसीजी का लेवल चेक करवाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब वो अगले एमसीक्यूज में क्या बताता है कि प्रोलैक्टिन इनहिबिट विच हार्मोन लीडिंग टू इनफर्टिलिटी। अगर प्रोलैक्टिन ने क्या किया, ऐसे किस हार्मोन को इनहिबिट किया जिसकी वजह से पेशेंट के अंदर इनफर्टिलिटी होगी? मैंने बताया था प्रोलैक्टिन इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, ये वाली बात आपको बताई थी। तो प्रोलैक्टिन बॉडी में ज्यादा, गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन कम, टेस्टोस्टेरोन बॉडी में कम, मेल क्या हो गया, इनफर्टाइल हो गया। तो क्या मुझे ऑप्शन में गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन मिल रहा है? क्या सी इसका ऑप्शन करेक्ट, इसका आंसर होगा? तो आपने बताना जो बेटा इसका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, सी ऑप्शन होगा। अच्छा जी, फिर वो बताता है कि ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द प्रोलेक्टिनोमा, मैंने कहा था मेडिकल मैनेजमेंट पहले करते हैं, दैट इज कैबरगुलिन होती है हमारे पास, और दूसरी कौन सी होती है, ब्रोमोक्रिप्टिन। देखिए जी, दोनों में से ऑप्शन में आपको कौन सी मिलती है? क्या डायरेक्ट सर्जरी की तरफ जाएंगे? गलत। क्या रेडियोथेरेपी करेंगे? गलत। क्या इसके अंदर कीटाकोनाजोल देंगे? गलत। तो कौन सी मेरे पास डोपामिन वो है, एगोनिस्ट ड्रग है, दैट इज ब्रोमोक्रिप्टिन मेरे पास एगोनिस्ट ड्रग है। यहां तक को बात, कोई चीज, कोई सिंगल एमसीक्यूज जो आपको अभी मैंने टॉपिक पढ़ा और यहाँ से कवर ना हुआ हो तो मुझे बता दें, शाबाश। हाँ जी, क्लियर है। पानी पी लें थोड़ा सा। ओके जी, क्लियर है। ठीक है जी। अच्छा, आगे पढ़ना है कि बस? अहमद, आप किस सेमेस्टर से हो? आपका सेमेस्टर कौन सा है? वजीहा का तो मुझे पता है, जैन का तो मुझे पता है। अच्छा अच्छा, आप अरीब हो। हाँ, अरीब ने मुझे कहा था, अरीब मेरे से पूछ रहा था कि सर आप हमें पढ़ाएंगे तो आप, ये मैंने उसको कहा था बेटा जब आप क्लास लोगे ना आपको आइडिया हो जाएगा। अभी ना पहली क्लास थी तो बहुत सारी चीजें ऐसी थी कि जो मतलब मिसमैनेज हो गई हैं। अभी जूम सारा चेंज हो गया तो मुझे कि स्क्रीन किधर से शेयर करनी है, उसका माइक ऑन करने लगा था तो वो मेरे से कनेक्ट ही नहीं हो रहा था, तो फिर एक दो चीजें जरा ऊपर नीचे हो गई। तो वो कल से जरा उसके मजीद वो देखेंगे। इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि हमारे पास इस दफा स्टूडेंट कितने हैं, कोई 5 है, कोई 10 है, कोई 15 है, जैसे भी है। फर्क पड़ता है इस चीज से कि अब हम खुद पढ़ा रहे हैं। ओके जी। आपको चीज अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में तो वो पूछना चाह रहा है, बिलाल सुंबल, ये इन्फिनिक्स वाले दो मोबाइल हैं, X65850। और अच्छा, एक दो आईडियो से कनेक्ट हुए हैं और दोनों पे नाम भी सेम है। भाई नाम चेंज कर ले, मैं नहीं रिमूव करता। जी बिलाल बेटा पूछो। जैन- अच्छा बिलाल, आपने पता नहीं क्या पूछा था, वो फिर मेरा ना अंदर मुझे कॉल आ गई थी जिसकी वजह से वो डिस्कनेक्ट हो गया था।
वो डाटा ऑफ हो गया था ना, क्या पूछा बेटा